नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से पाठ 6 कैसे बनती है कविता। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन, कविता में बिंब और छंद, कविता की संरचना और कविता के घटक। तो बच्चों, कविता होती क्या है? आप सब ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, याद की होंगी और गाई भी होंगी। जब से मनुष्य का जीवन शुरू हुआ तब से ही कविताएं भी हैं। कविताओं का जन्म भी मनुष्य के साथ ही हुआ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को लोरी गाकर सुलाती है, तो वो लोरियाँ क्या है? वो भी कविता का ही एक रूप है। ये कविताएं ही होती हैं। शब्दों को गीतों का रूप दे देना, लय ताल सुर में कोई बात कह देना ही कविता है। यानी जब बच्चा पहली कक्षा में पढ़ना शुरू करता है, उसकी आरंभिक शिक्षा शुरू होती है, तब आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे को वर्णमाला सिखाने से भी पहले कविताएं सिखाई जाती हैं। कविता गाकर, सुनकर, समझकर बच्चे को अच्छे से विषय का ज्ञान होता है और कविताएं मन को छू लेती हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं, प्रकृति की बादल, बिजली, खेत खलियान, वन, नदी, इन सब का वर्णन कविता में होता है। और कविता एक ऐसा जादू होता है कविता में कि सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है। तो हमारे सभी जो वेद हैं, 4 वेद, चारों ही कविताओं में रचित हैं। और प्राचीन काल का भारतीय साहित्य देखें तो वो भी कविताओं में ही रचित है। आज कविता का लिखित रूप भी हमारे सामने है। तो कविता के बारे में ये प्रश्न किया जाता है कि कविता क्या है। इससे संबंधित 2 मत भी हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि कविता सिखाई जा सकती है। उसके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ अभ्यास के द्वारा कविताएं, जैसे अन्य कलाएं सिखाई जाती है वैसे कविताएं भी सिखाई जा सकती हैं। लेकिन दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि कविताएं सिखाई नहीं जा सकती। वह एक प्रतिभा होती है जो जन्मजात होती है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो इस तरह से विद्वानों में कविताओं को लेकर 2 मत भी है। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो कविता को कैसे इन शब्दों में हम लिख सकते हैं कि कविता संवेदनशील तथा रागात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता को परिभाषित किया है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद ही में बहने लगता है। तो इस तरह से कविता हमारे मन को छू लेती है, हमें ज़्यादा संवेदनशील बनाती है और हमारे हृदय को आनंद से भर देती है। अब कविता बनती कैसे है, ये एक प्रश्न है। कवि एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, उसमें प्रतिभा होती है कविता लिखने की। जिस बात को कवि कहता है उस तरह हर कोई नहीं कह सकता। इसलिए कविता जो होती है, एक अच्छी कविता, एक कवि के द्वारा लिखी हुई कविता को पढ़ने का बार बार मन करता है। उसके भाव भी हमारे मन में स्थायी रूप में एक स्थान ग्रहण कर लेते हैं और हमें बार बार उस विषय के बारे में वो कविता सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो एक प्रतिभा ही होती है ये कवि में कि वह किस तरह से एक शब्दों को संगीत में बांध देता है, स्वर, लय, ताल, सुर आदि में शब्दों को बांधकर उसे कविता का रूप दे देता है।
तो हम कह सकते हैं कि कविता की रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना बहुत आवश्यक है। एक सफल कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करके और अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और कविता की रचना होती है। जब कविता बनाई जाती है तो शब्दों का ही खेल है कविता। शब्दों को ही सही स्थायी रूप देकर एक लाइन में बांधकर, एक पंक्तिबंध बांधकर, सुर लय ताल में पिरोकर ही कविता बनती है। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, मछली पर जो कविता, छोटा बच्चा इसे पढ़ता है पहली कक्षा में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसमें अंतिम शब्द देखिए हर लाइन के, रानी, पानी, जाएगी, जाएगी, डर जाएगी, मर जाएगी, ये तुकबंदी होती है। और इसी तरह से ये शब्दों का खेल ही कविता है। शब्दों को सही पंक्तियों में पिरो देना, छंद लय सुर ताल में बांध देना और एक तुकबंदी कर देना जो लय में गाई जा सके, तो इस तरह से कविता बन जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कविता में शब्दों की क्या भूमिका है। जब कविता लिखी जाती है तो सबसे पहले शब्दों का ही उसमें महत्व होता है, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है। देखिए, शब्द कविता के मूल आकार होते हैं, यानी शब्दों से ही कविता को आकार मिलता है और शब्दों के प्रयोग से ही कविता अपने बाह्य आकार को प्राप्त करती है। बाहरी रूप भी कविता को शब्दों से ही दिया जाता है। शब्द ही कविता का सर्वाधिक अनिवार्य उपकरण माना जाता है और शब्द के प्रयोग के कारण ही कविता सार्थक बनती है। कविता में जब पंक्तियों में शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उन सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे कविता भी सार्थक बन जाती है। शब्दों का उचित तारतम्य भी कविता को उसकी पहचान कराता है और शब्दों के सही तारतम्य के बिना श्रेष्ठ भाव का प्रभाव नहीं छोड़ सकते। शब्द ही कविता की अमूर्त संवेदनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं और कवि शब्दों के द्वारा ही कविता को छंदोबद्ध करता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता की 2 पंक्तियां देखिए। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो इस तरह से शब्दों के द्वारा ही कविता का रूप उस कविता को मिलता है। तो शब्दों का अत्यधिक महत्व है कविताओं में। एक कविता देखिए, गोल गोल ये लाल टमाटर, होते जैसे गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर, स्वास्थ्य बढ़ाता लाल टमाटर, मस्त बनाता लाल टमाटर, हम खाएंगे लाल टमाटर, बन जाएंगे लाल टमाटर। तो यहाँ पर जो टमाटर नाम आया है बार बार, तो उससे दिमाग में टमाटर का चित्र उभर जाता है, एक प्रतिमूर्ति बन जाती है। लाल रंग का टमाटर हमें दिखाई दे रहा है जबकि वो हमारे सामने नहीं है, सिर्फ शब्द हमने उच्चारित किया है, टमाटर, गोल गोल लाल लाल टमाटर, और लाल रंग हमारी आंखों के सामने आ जाता है, तो इसे बिंब कहा जाता है। और कविताओं में जब कवि इस तरह की रचना करता है, ऐसा शब्दों के द्वारा चित्र बनाता है कि जिसे सुनने मात्र से ही हमारे मन में चित्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये स्मृति चित्र ही होते हैं, शब्दों के माध्यम से बिंब का निर्माण करते हैं। जैसे एक कवि अज्ञेय की कुछ पंक्तियां हैं। उड़ गई चिड़िया कांपी, फिर थिर हो गई पत्ती। यानी चिड़िया एक पेड़ से उड़ी और कांप कर एक छोटी सी पेड़ की टहनी कांपी, उसकी पत्ती हिली और वो फिर शांत हो गई। तो चिड़िया का चित्र हमारे दिमाग में उभरा, उसके पंख फड़फड़ाने, उड़ने का और पत्ती के हिलने का चित्र हमारे मन में अंकित हो गया।
तो ये सब बिंब ही होते हैं और बिंबों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को मनोहारी बनाया जाता है। अपने कथनों को अत्यधिक रोचक और मनोरंजक भी बनाया जाता है। बिंब विधान की दृष्टि से कविताएं समृद्ध हो जाती हैं। कविता की जब रचना की जाती है तो दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, इनका निर्माण करने का प्रयास भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिंब सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कविता का प्रथम उपकरण शब्द को ही माना जाता है। आचार्य भामा ने भी शब्द और अर्थ के भाव को ही कविता कहा है। शब्दों से जुड़कर ही हम कविता के संसार में प्रवेश करते हैं। अक्सर बच्चे भी गीतों की रचना कर लेते हैं शब्द जोड़कर। इसका कारण क्या है कि कविता की रचना करने की प्रतिभा थोड़ी बहुत सब में ही होती है। देखिए, शब्दों को जोड़कर कविता कैसे रची जा सकती है। बच्चे भी आपने खेलते हुए और इस तरह गाते हुए सुना होगा। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, बादल गरजा डम डम डम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। तो ये शब्दों का ही खेल है। शब्दों के द्वारा ही बच्चों द्वारा ये एक रचित गीत है और बच्चे खेल खेल में ही इस तरह के शब्दों से प्रयास से लय और सुर ताल में गाते हैं। और प्रयास करने से धीरे धीरे तुकबंदी के बाद लय और व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाता है और ये आगे आगे प्रवृत्ति चलती रहती है और अच्छी कविताओं की रचना होती है। कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है? बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिमूर्ति या कह सकते हैं छाया। कोई भी शब्द सामने पढ़ने से या बोलने से जो एक प्रतिमूर्ति, एक छाया दिमाग में उभरती है, एक चित्र उभरता है। जैसे बोला गया गुलाब, तो गुलाब का फूल एक दिमाग में उभर आता है, तो वही बिंब कहलाता है। बिंब के साथ ही छंद का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कविताओं में। छंद का मतलब क्या होता है? वर्ण, मात्रा, यति, गति का नियम, यानी वर्णों और मात्राओं की गणना इसमें की जाती है। इसके आधार पर वाक्यों की रचना की जाती है और पद्य की रचना की जाती है। इसे आंतरिक लय भी कह सकते हैं। तो इनके द्वारा जब कवि रचना करता है यति गति का ध्यान रखते हुए, तो कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। इस तरह से छंद कविता का एक अनिवार्य तत्व कहलाता है। छंद को आंतरिक लय भी कह सकते हैं। और जो एक सफल कवि होता है उसकी भाषा के उसको भाषा का संगीत, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जिन कवियों ने मुक्त छंद की रचना करी है उनमें भले ही कोई विशेष छंद का प्रयोग ना हो, परंतु उनमें संगीतात्मकता होती है, लयबद्धता होती है और उससे कविता में सुंदरता आ जाती है। आगे है कविता की संरचना। किस प्रकार की जाती है कविता की संरचना? सबसे पहले जब कविता की रचना कर जाती है तो उससे संबंधी बुनियादी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कविता की रचना करने के लिए कवि के पास विभिन्न वस्तुओं को देखने, उनको पहचानने के लिए एक नई दृष्टि भी होनी चाहिए। विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करना है, उसकी कला का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। इसी को प्रतिभा कहा जाता है और प्रतिभा प्रकृति की देन होती है। प्रत्येक आदमी में ये किसी
किसी न किसी रूप में होती जरूर है, लेकिन किसी नियम या सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रतिभा उत्पन्न नहीं करी जा सकती। फिर भी निरंतर अभ्यास से, शास्त्रों के ज्ञान से इसे विकसित अवश्य किया जा सकता है। तो कविता की संरचना करते समय सबसे पहले शब्द चयन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शब्द चयन भावात्मक होने के साथ साथ लयात्मक भी होने चाहिए। शब्द ज्ञान से ही भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत होती है और ऐसा करने से हम कविता का रसास्वादन कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं। शब्दों के संसार में प्रवेश करने से विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति बाहर आ जाती है। इसलिए कविता की संरचना के लिए कवि को शब्दों का समुचित ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके पास शब्दों का कोश होना चाहिए, शब्द कोश उसका बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी कविता की संरचना सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब आते हैं कविता के प्रमुख घटक। घटक क्या होता है? जिनके आधार पर कविता को रूप दिया जाता है उन्हें घटक कहा जाता है, यानी कविता के प्रमुख तत्व। सबसे पहले बात आती है भाषा की। तो प्यारे बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिससे किसी भी साहित्यिक रचना को रूप दिया जा सकता है। कविता रचने के लिए भी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिसमें कविता लिखी जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कविता का घटक है भाषा। दूसरा है शब्द। शब्द भाषा के ही आधार होते हैं। सार्थक शब्दों के द्वारा ही भाषा की संरचना होती है और हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। इसलिए कविता लिखते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर बात आती है शैली। शैली क्या होता है? एक प्रकार का कविता लिखने का ढंग होता है। कविता की शैलियों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। कविता में शैली विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है। बिंब और छंद। बिंब और छंद कविता के प्रमुख घटक माने जाते हैं। कविता में लय को बनाए रखने के लिए छंदों का ज्ञान होना जरूरी है और छंद मुक्त और छंद बंद दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी जा रही है आजकल। और बिंब भी कविता में होने आवश्यक है, जिससे कविता की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है और पाठकों को अच्छी तरह से वो समझ आती है। फिर है समाज की प्रवृत्तियाँ। कविता समय विशेष की उपज है और उसका स्वरूप भी समाज की परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। जैसा समाज होगा वैसी ही कविताएं होंगी। तो कविता लिखते समय समाज में प्रचलित प्रवृत्तियाँ, उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। फिर आती है मौलिकता। कविता में अभिव्यक्त जो भाव है, विचार है, इन सब में मौलिकता होना चाहिए। मौलिकता यानी नयापन उनमें होना आवश्यक है। कम शब्दों का प्रयोग। कविता में कम से कम शब्दों में पूरे भाव को प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी तो 2 शब्दों या 2 वाक्यों के बीच अनकही छोड़ देना भी कवि की ताकत बन जाती है। और कविता में कल्पना का भी अपना महत्व होता है। कल्पना से ही कविता को यथार्थ से अलग करके उड़ान भरने की शक्ति मिलती है। उचित चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए कविता में। अल्प विराम, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, ये सभी चिन्हों का उचित प्रयोग करने से अर्थ में नवीनता आती है, लय एवं गति में निरंतरता बनी रहती है। तो ये सब कविता के प्रमुख घटक माने जाते हैं और इनके प्रयोग से ही कविता लिखने में सफलता मिलती है, कविता की सुंदरता बढ़ती है और कविता का जो अर्थ है वो सभी को ढंग से समझ आता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने कविता के बारे में पढ़ा
कैसे बनती है कविता, होती क्या है कविता में, शब्दों का बिंब, छंद और संरचना क्या होती है, कविता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। कितना आपको समझ आया कमेंट करके बताइए, इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।